सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम मैपिंग सीरीज़ को कवर कैसे करने वाले हैं। और जो मैपिंग सीरीज़ मैंने आपको वादा किया था पढ़ाने का, वो मैं मैपिंग सीरीज़ आपको पढ़ाऊँगा कैसे। आप इस सेशन को कम्प्लीटली वॉच करें। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बार मेरी मेहनत को देखें और एक बार इस आप कंटेंट को देखें जो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। इस कंटेंट के अंदर आपको बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपकी सारी की सारी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसको मैप के माध्यम से समझेंगे। कुछ फैक्ट होंगे, उनको हमने लिखा हुआ है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे एंड याद करेंगे। तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को हम स्टार्ट करें। बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस सेशन में, इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड। एंड आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेशन थोड़ी प्राप्त हो। थोड़े लालची तो हम भी हैं, हम चाहते हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट छोटा सा ज़रूर से कर दें। तो अभी बिना देरी किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम अपनी मैपिंग सीरीज़ को किस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं और उस मैपिंग सीरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, मैपिंग सीरीज़ जब हम भी पढ़ते हैं ना, मैपिंग सीरीज़ जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि जो भी मैपिंग हम कर रहे हैं उसे हम मैप से समझें। दूसरा, अगर कोई स्टैटिक फैक्ट है तो उसे हम लिख लें या फिर उसे हम मार्क कर ले साथ में ही, ताकि वो चीज़ें हमें याद रहें। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऐसे भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी होती है, कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है जो न्यूज़ में होता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके उसके आसपास के एरिया को हमें ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर यूपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम में उस लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमसे करेक्ट हो जाए और हम उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ। तो विदाउट एनी डिले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी भी मैप को देखते हो, किसी भी चीज़ को देखते हो, तो आखिर वो बनी क्यों होगी, उसके पीछे का कुछ रीज़न तो रहा होगा ना। बोलोगे बिल्कुल। अब रीज़न ये था कि मैपिंग यानी कि अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पर ड्रॉ कर रहे हो, दिखा रहे हो, दैट इज़ नोन एज मैपिंग। सिंपल सी बात है। तो मैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हुआ क्या कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है। मैं एक पर्सन हूँ जो कि कहीं पर रहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं लखनऊ सिटी में रहता हूँ, मैं एक पर्सन हूँ। अब मैं क्या हुआ, मैं भारत में हूँ, भारत में जब तक हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो लोग मेरे को जान रहे हैं कि अच्छा ठीक है तुम लखनऊ में हो। लखनऊ कहाँ है सबको पता है। बट जैसे मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ, यूएसए जाता हूँ, किसी और कंट्री जाता हूँ, एंड देन लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, और मैं बोलता हूँ कि मैं लखनऊ रहता हूँ। तो उनको क्या पता लगता है कि ये तो लखनऊ बहुत जगह है ना। हो सकता है यूएसए के किसी शहर का नाम लखनऊ हो सकता है कि मैं कनाडा गया वहाँ पर किसी सिटी का नाम लखनऊ हो, लेकिन मैं लखनऊ कहाँ रहता हूँ, मतलब लखनऊ में कहाँ रहता हूँ, कहाँ के लखनऊ में रहता हूँ। देन हमें ज़रूरत पड़ती है मैपिंग की कि हम एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बता पाएँ। और एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों के इजाद से हमने क्या करे, पूरे के पूरे दुनिया को एक मैप में ड्रॉ करा और हमने इस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से चीज़ों को डिवाइड करा कि आखिर कौन कहाँ पे रहता है, एग्जैक्ट लोकेशन किसकी क्या है। अब जैसे ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई ना, तो हमने क्या करा कि हमने देखा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों का क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो हमारे एशिया में पर्सन रहते हैं, एशिया का अगर आप छोड़ के देखोगे, जैसे कि आप नॉर्थ अमेरिकन का देख लो, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ अमेरिकन्स हैं, इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक देखो, सबकी शक्लें एक जैसी होंगी। मतलब शक्लें एक जैसे कहने का मतलब हुआ कि इनकी फिजिक एक जैसी होगी, बॉडी एक जैसी होगी, इनका रहन सहन, वेशभूषा, लैंग्वेज, बोलना, खाना पीना, मतलब हर एक चीज़ क्या होगी, इनकी सेम होगी। सेम ऐसे ही अगर आप साउथ अमेरिका को देखोगे तो साउथ अमेरिका में क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साउथ अमेरिका के लोगों की जो कि क्या होगी, उनके अंदर से कॉमन होंगी। बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या कि जो हमारे ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कुछ लोग जो है ना, उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर कॉमन है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर रीजन को इन्होंने कॉन्टिनेंट बोल दिया। और इस तरीके से उन्होंने टोटल 7 कॉन्टिनेंट बनाए। अब ये 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा एक कॉन्टिनेंट होता है नॉर्थ अमेरिका, एक होता है साउथ अमेरिका, एक होता है यूरोप, एक होता है अफ्रीका, एक होता है एशिया और एक होता है ऑस्ट्रेलिया एंड एक होता है अंटार्कटिका। अब बोलोगे सर इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसका नाम देने के लिए सबसे पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझो जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ।
यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इक्वेटर ड्रॉ करी जो कि है आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, आपकी एक रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पर हमने एक मान लो लॉन्गिट्यूड जो है वो भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया और एक हमने एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दिया जो कि हमारी कौन सी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब कहा यह गया कि जो इस लाइन के ऊपर होगा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो भी चीज़ होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये नॉर्थ साइड है। ठीक है, ये कैसी साइड है कि आपकी नॉर्थ साइड है। इसके नीचे जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी साउथ साइड है। फिर हमने बोल दिया कि जो भी इसके ईस्ट के तरफ होगा, ठीक है, जो भी इसके ईस्ट के तरफ होगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी ईस्ट साइड है, और जो भी इसके वेस्ट के तरफ होगा इसको हम बोल देंगे कि ये हमारी वेस्ट साइड है। और इस तरीके से ही हमने नाम देना स्टार्ट करा कॉन्टिनेंट का, और हमने देखा कि ये नॉर्थ के अंदर आता है। अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, इनकी वेशभूषा काफ़ी समान है, काफ़ी एक जैसी है, तो इनको बोल दिया गया कि ये नॉर्थ अमेरिकन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिकन्स, ऐसे ही आप देखेंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पर डिवाइड होती रही। अब बोलोगे कि ये वाला पार्ट सर नॉर्थ अमेरिका में आएगा या साउथ अमेरिका में आएगा, क्योंकि ये पार्ट तो नॉर्थ में है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका नाम जो है वो मेजॉरिटी के आधार पर रखा गया है, और मेजॉरिटी इसका देखेंगे तो ये साउथ में है, इसलिए इसको साउथ अमेरिका हम कहते हैं। तो ये बेसिक से चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम आखिर पड़ा कैसे, क्यों ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, क्यों ये साउथ अमेरिका हुआ। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हमने कॉन्टिनेंट का नाम रखा। बट ऐसे हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है जो हमने पढ़े। अब इन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर ना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो अगर मैं इसका ओवरव्यू देना चाहूँ तो मैं आपको क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ, उस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट को देखेंगे, जो कि यहाँ पर पॉइंट एक मार्क करी गई है। अभी मैंने आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका है, एंड ये नीचे वाली चीज़ क्या है, ये आपकी साउथ अमेरिका है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वो चीज़ है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ के रखती है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करती है। तो इस दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हमने ये चीज़ देखी कि ये हमारी कौन सी है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो टिप हम बोल सकते हैं, और ये हमारी क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से अलग किस तरीके से हो रही है, तो बोलेंगे कि सर इस टिप की वजह से हो रही है। और अगर ये इस टिप की वजह से हो रही है तो इसका नाम क्या है, तो इस टिप का नाम होता है इस्थमस। क्या इस टिप का नाम होता है, मैं लिखता हूँ, इस चीज़ को आप भी नोट कर लेना कि इस टिप को हम कहते हैं इस्थेमस। इस्थेमस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको अगर कंप्लीट नाम दिया जाए ना, तो इसके कंप्लीट का नाम को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इसका कंप्लीट नाम है ये, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि पनामा सिटी क्या है, इसकी कैपिटल भी है। पनामा एक कंट्री है जिसकी कैपिटल पनामा सिटी है। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। अब ये इस्थमस ऑफ पनामा क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें इस्थमस जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो ये इस्थमस वर्ड जरूर से पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, मैं आपको समझा भी दूंगा। अब ये तो चीज़ हो गई कि इस्थमस ऑफ पनामा क्या करता है कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। ओके, डन। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से चीज़ें आपको पढ़नी है, और यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका यूरोप है और ये आपका एशिया है, तो यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूराल माउंटेन। ये जो रेड कलर में है ना, ये आपका क्या है, यूराल माउंटेन है। और ये यूराल माउंटेन क्या करता है, तो बोलोगे कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सी है, और यहाँ पर एक क्या है, सी है, जो कि क्या कर रहा है, अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। तो इस सी को क्या बोलते हैं, इस सी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत होती है देन प्लीज़ कॉपी इट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि क्या करती है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या बताती है आपको, तो ये रेड लाइन आपको बताती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, ये जो हॉर्न जैसा दिख रहा है ना, ये हॉर्न जैसा, इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, एक मिनट रुकना, अफ्रीका, इसको यही बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये आपकी क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा, देन आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, इस चीज़ को आप बोलोगे रेड सी। ये सी कौन सी है, तो ये सी आपकी होती है रेड सी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब रेड सी किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मैपिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेम ऐसे आपको यहाँ पर कैस्पियन सी भी देखने को मिल जाएगा। कैस्पियन सी के अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पर गल्फ देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा, बीच में आपको ये प्यारा सा भारत देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये साउथ चाइना सी हो जाएगा, ये ईस्ट चाइना सी हो जाएगा, ये बेरिंग स्टेट हो जाएगा। और बेरिंग स्टेट से मेरे को याद आया, मैं आपको बता देता हूँ कि आप बेरिंग स्टेट यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। तो बेरिंग स्टेट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये आपके नॉर्थ अमेरिका को एशिया से क्या करता है, अलग करता है या जोड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में अगर कोई वाटर बॉडी है जो दोनों को कनेक्ट करती है तो उसका नाम क्या है, बोलोगे वो है बेरिंग स्टेट। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो कि मैं यहाँ पर पहले ही बता देना चाहता था, बट चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी 2-3 टर्म यूज करे। एक तो है हमारा स्टेट, जिसको मैंने बोला कि ये कोई स्टेट है। अब स्टेट का मतलब क्या होता है, और जो मैंने नीचे आपको यहाँ पर लिख करके बताया था कि इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, इसका मतलब क्या होता है, इस्थमस क्या होता है। देखो अगर मान लो यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, एक मिनट रुक जाओ यार, और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, ठीक है, और इसके बीच में कोई वाटर बॉडी है जो इन दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है, दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रही है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर भी एक वाटर बॉडी है जो इन दोनों वाटर बॉडी को जोड़ने का काम कर रही है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, इस चीज़ को आप बोलते हो स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या होती है, मैं फिर से बताता हूँ, ये एक आपकी वाटर बॉडी होती है जो कि आपकी वाटर बॉडी नंबर 1 और वाटर बॉडी नंबर 2 को क्या करती है, ऐड करती है। बट इस्थमस में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक कोई हमारी बाउंड्री है, और यहाँ पर भी एक हमारी क्या है, पीस ऑफ लैंड है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर आपकी लैंड नंबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी लैंड नंबर 2 है, और बीच में जो आपकी सी है या लैंड है, ठीक है, जो इनको कनेक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इस्थमस। तो अगर यहाँ पर बीच में लैंड है, ठीक है, बीच में लैंड है और ये दो लैंड को यानी कि भूभाग को जोड़ रहा होता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है और वो वाटर बॉडी नंबर 1 और वाटर बॉडी नंबर 2 को जोड़ रही होती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रेट। अगर वहाँ पर बीच में लैंड है और यहाँ पर एक लैंड है और यहाँ पर भी एक लैंड है और इसको जोड़ा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलते हैं इस्थमस। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो देखो ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैसिफिक ओशन है वो है किधर। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड पे, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ये आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में जो सी आपको देखने को मिलेगा, जो ओशन आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा ओशन होता है, ये आपका पैसिफिक ओशन होता है। अभी ये सारी चीज़ें ना स्टैटिक लग रही होंगी क्योंकि ये स्टैटिक है, आपको याद ही करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई कि बहुत सारे मैप, बहुत सारे फिगर्स में ऐड कर दूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। तो जो आपकी नॉर्थ अमेरिका है उसके वेस्ट साइड में कौन सा ओशन आता है, तो यहाँ पर आता है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन आता है, तो आप बोलोगे अटलांटिक ओशन। तो ये आप क्या करोगे, ये लोकेशन आप ध्यान में रखोगे कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर लोकेट है। तो आप देखोगे कि नीचे में सर साउथ अमेरिका है इसके, ठीक है, नीचे में इसके साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका कैरेबियन सी है, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट हाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तरफ से ये अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है और उसके बीच में कहीं आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। चलो अब जैसे अटलांटिक ओशन की बात मैं करूँ तो अटलांटिक ओशन किधर की तरफ है, तो देखोगे यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट साइड में क्या है, आपका अटलांटिक ओशन है,
और ईस्ट साइड में आपका क्या है, इंडियन ओशन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड में कौन सा ओशन पड़ता है, देन आप बोलोगे कि इसके ईस्ट साइड में आपका पड़ता है इंडियन ओशन। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद जैसे भारत की जब बात करते हो तो भारत के वेस्ट साइड में क्या होता है, अरेबियन सी होता है, और इस साइड में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है। अभी यहाँ पर आपको कैस्पियन सी भी नज़र आएगा। ठीक है, कैस्पियन सी क्या है, ये बेसिकली एक लेक है। ठीक है, ये लेक है, आप इस लेक को यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आप सी देख पा रहे हो ना, ये जो सी देख पा रहे हो, यही आपका क्या है, कैस्पियन सी है। जस्ट आप कैस्पियन सी के बगल में जाओगे तो आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। तो जब हम ये पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पढ़ रहे होंगे, पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ हम इसके बाउंड्री को भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमें चीज़ें देखनी कैसे हैं, मैप में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट था ना, इसके पैसिफिक मतलब इसके इस साइड में कौन सा ओशन है, तो आप बोलोगे पैसिफिक ओशन है। क्योंकि ये मैप कैसा है, ये मैप आपका एक ग्लोब की तरह है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, इसको इस तरीके से ला करके अगर आप बंद कर दोगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगे, ये वाला जो एरा है मतलब है, और ये वाला जो है मतलब कि जो ईस्ट का वेस्ट है, वेस्ट का ईस्ट है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप इसे बंद करेंगे तो ये सारी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। उसके साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, और साउथ अमेरिका है। इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर और भी बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्री है। जैसे कि यूराल क्या करता है, आपके एशिया को यूरोप से अलग करता है। एंड सेम यहाँ पर आपने रेड सी के बारे में पढ़ा, आपने यहाँ पर पढ़ा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो ये तो सारी चीज़ें थी हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में, और कॉन्टिनेंट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें थी हमने जो जान ली। अब देखो कॉन्टिनेंट के बारे में ना कुछ स्टैटिक टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन टॉपिक को आप कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे, तो उसके लिए ये PDF है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसे का आप इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना डाटा खर्च करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई शॉर्टकट होता मैं आपको दे सकता था, बट आपको डाटा तो खर्च करना ही पड़ेगा इतना। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इस चीज़ को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की लिस्ट की एरिया वाइज, क्योंकि अब देखो 7 कॉन्टिनेंट है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट आपका पॉपुलेशन वाइज बड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। याद रखेंगे एरिया वाइज हम बड़े हैं, बट क्या हम पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं, हम बोलेंगे जी हाँ हम पॉपुलेशन वाइज भी बड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम एरिया वाइज भी बड़े हैं। इसके बाद आता है अफ्रीका, तो सेकेंड जिसका एरिया बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे अफ्रीका है। फिर आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, देन आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है, तो ये वाला है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं, जहाँ पर बर्फ़ आज तक नहीं पिघली है। ये बर्फ़ आइस एज वाली बर्फ़ है, बट वो आज तक नहीं पिघली है। तो सोचो कितना बड़ा बर्फ़ होगा, तो ये इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। फिर आता है आपका यूरोप, ठीक है, फिर आपका आता है यूरोप, और सबसे कम जिसका एरिया होता है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है किधर, तो आप देख लो कि ये वाला जो आपका कॉन्टिनेंट है ना, ये वाला कॉन्टिनेंट क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, जो कि यूरोप से छोटा है। देखने में क्या लगता है कि यूरोप, ये छुट्टू सा तो यूरोप है, ये तो छुट्टू सा यूरोप है। अगर मैं इसकी बाउंड्री, अगर मान लो मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसकी बाउंड्री मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखना कितना छोटा लगेगा यूरोप देखने में आपको। यही तो आपका यूरोप है, देख के लगता है ये कितना सा यूरोप है, इतना छोटा तो यूरोप है, ठीक है, इतना छोटा सा तो यूरोप है। बट यहाँ पर आप देखो ऑस्ट्रेलिया से ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इससे छोटा है, और इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे छोटा अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वो आपका कौन सा है, तो हम बोलेंगे कि वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए यूरोप थोड़ा सा आगे आ जाता है। तो एरिया वाइज हमने क्या बात कर ली कि हम सबसे टॉप पे कौन है भैया, एशिया वाले हैं, दूसरे पे आपके अफ्रीका वाले हैं, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका वाले हैं, चौथे पे साउथ अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया हमारा आता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज। भाई जाहिर सी बात है एशिया से ज़्यादा किसी की पॉपुलेशन हो सकती है,
नहीं हो सकती ना, क्योंकि देखो चाइना भी हमारे अंदर आता है, इंडिया भी हमारे अंदर आता है, तो फिर बताओ इसमें तो हम ही टॉप करेंगे। यानी कि एशिया यहाँ पर भी टॉप कर जाता है जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। इसके बाद आता है अफ्रीका, फिर आता है यूरोप। यानी कि अब यहाँ पर देखो अफ्रीका यहाँ पर भी सेकंड पे था एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज भी ये सेकंड पे है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे यहाँ नॉर्थ अमेरिका था, बट यहाँ पर पॉपुलेशन की जब बात होती है तो आपका यूरोप जो है ना वो थर्ड पे आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आपका फोर्थ पे आता है, साउथ अमेरिका 5 पे आता है, ऑस्ट्रेलिया 6 पे आता है, अंटार्कटिका 7 पे आता है। बट जब आप बात करते हो एरिया वाइज तो ऑस्ट्रेलिया किस पे आता था? 7th नंबर पे, और अंटार्कटिका किस पे आता था? 5th नंबर पे। बट पॉपुलेशन में इतना चेंज क्यों हो गया? पॉपुलेशन में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अंटार्कटिका पे कोई रहता ही नहीं है, मतलब कि नो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आपको अंटार्कटिका पर नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा है ही नहीं, मतलब वहाँ पे कोई पर्सन ही नहीं रहते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोग तो रहते हैं ना भाई, कितने सारे क्रिकेटर रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में है तो वो अंटार्कटिका से ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आप बीच में देख ही सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब हमारे पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट की लिस्ट होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ मेजर ओशन के बारे में। ये सब मैं चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखो ये चीज़ें वो स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि हमें आज नहीं तो कल पढ़ने ही थे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ये पहले लेक्चर में जब मैं आपको डेमो दूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके साथ ही ख़त्म कर दूँ, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना आए। और जब हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लाइक कॉन्टिनेंट पढ़ रहे होंगे, तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे नॉर्थ अमेरिका को जब हम पढ़ रहे होंगे तो नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो रिवाइज हो जाएंगी, और नॉर्थ अमेरिका भी हम पढ़ लेंगे जब हम अपनी चीज़ों को कर रहे होंगे तब। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारे मेजर ओशन है वो कितने हैं। तो टोटल ये नंबर आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास 5 मेजर ओशन हैं जो कि पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। इनमें सबसे पहला ओशन आपका आता है पैसिफिक ओशन, फिर आता है अटलांटिक ओशन, फिर आता है इंडियन ओशन, और फिर आता है आर्कटिक ओशन, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट ओशन जो है वो आपका होता है सदर्न ओशन। अब इनकी लोकेशन आप देखो ताकि आपको ये हमेशा याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप भी रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका आर्कटिक ओशन, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये है आपका वापस से पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये राउंडेड है, ये खुला हुआ मैप है, जब इसे आप गोल करोगे, राउंड में करोगे, तो ये दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आएगा इंडियन ओशन, ये आएगा सदर्न ओशन। तो ये आपके इतने ओशन आते हैं, फटाफट से आप पढ़ेंगे कि आर्कटिक ओशन आपका हो गया नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पे आपका हो गया आर्कटिक ओशन, नंबर 2 पे आपका हो गया पैसिफिक ओशन, नंबर 3 पे आ गया अटलांटिक, नंबर 4 पे आ गया आपका इंडियन ओशन, और नंबर 5 पे आ गया आपका सदर्न ओशन। तो टोटल 5 हमारे ओशन होते हैं। लोकेशन आपने देख ली, आई होप अब ये चीज़ें आपको याद रही होंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने पैसिफिक ओशन के बारे में कि पैसिफिक ओशन के बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। देखो पैसिफिक ओशन के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि पैसिफिक ओशन जो है वो कहाँ पर नज़र आ रहा था आपको। तो आपने इस चीज़ में देखा कि ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है और जो आपका साउथ अमेरिका है, इसके वेस्ट साइड में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो हमारी पैसिफिक ओशन की ये हो गई। और जो आपका ये एशिया है, कौन सा कॉन्टिनेंट है भैया? जो आपका ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके ये इस साइड में क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में तो हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, फैक्ट क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि पैसिफिक ओशन जो है ना, ये बिगेस्ट ओशन है हमारे प्लेनेट के ऊपर। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि ये बिगेस्ट ओशन है हमारे प्लेनेट के ऊपर। यह ऑक्युपाई करता है 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इट्स लार्जर देन ऑल द कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कई सारे कॉन्टिनेंट को कंबाइंड करते हो ना, तो ये उससे भी बड़ा आपका ओशन होता है जिसका नाम होता है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन क्या करता है कि जो आपकी अर्थ है ना, अर्थ का 1/3 एरिया ये क्या करता है, ऑक्युपाई करता है, इसको ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि ये मतलब अपने प्लेनेट का, पृथ्वी का सबसे बड़ा क्या है, हमारा ओशियन होता है, ठीक है। अगर आप सारे कॉन्टिनेंट को मिला देते हो तो भी ये उससे बड़ा है। तो इस चीज़ से इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका बाय द पैसिफिक ओशन। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या देखा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। यानी कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग होते हैं वो किस ओशन के थ्रू होते हैं, तो बोलेंगे पैसिफिक ओशन के थ्रू। कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका क्या है, एशिया है,
ठीक है, ये आपका क्या है, एशिया है। और ये क्या है आपका, ये बोलोगे सर ये तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये मैंने क्या बताया था बताओ, ये मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका है। ये मैंने क्या बताया था, साउथ अमेरिका है। तो जो हमारा एशिया है ना, और जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ऐसे ही जो हमारा, एक मिनट रुकना, ये जो साउथ अमेरिका है, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। किस ओशन के थ्रू होते हैं, तो पैसिफिक ओशन के थ्रू होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपने मैप में देखी, अब ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो पैसिफिक ओशन है ना, वेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, एफकेट का हो, आईसीजीएसई का हो, या कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी आइडियल है, इट्स मीन की इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो किस ओशन से होकर के गुजरती है। देन आप क्या बोलते हो कि पैसिफिक ओशन से होकर के सर वो गुजरती है। हमने ये चीज़ पढ़ी है, हमको ये याद है, तो याद रखना भी है कि आपकी जो आइडियल है, इट्स मीन की इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है आपकी कहाँ से, पैसिफिक ओशन से। चलो एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्या बोलते हो, 180 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हो। अच्छा, 180 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हो, वेस्ट भी बोल सकते हो, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि द ओशियन हियर हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 4280 मीटर, यानी कि इसकी जो डेप्थ है, जो आपकी पैसिफिक ओशन है, इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है, तो 4280 मीटर की इसकी डेप्थ होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो पैसिफिक ओशन है ना, इसमें वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच भी आपको नज़र आता है। अब ये आपकी फैक्ट है जो कि आपके अलग अलग डिफेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच जो है, ये आपका है कौन, नाम ध्यान रखेंगे, मरियाना ट्रेंच है। और ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पर आपको मिलता है, तो ये आपको मिलता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यानी कि अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके वेस्ट का जो पैसिफिक ओशन है ना, उसी पॉइंट पर आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं ये पॉइंट देखने को मिलेगा जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच। और यही मरियाना ट्रेंच है जो कि पृथ्वी का, यानी कि पूरे दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, सबसे डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच होता है। सर जी लोकेशन दिखा दो ताकि याद हो जाए, तो आइए मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये आपका क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, और ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये आपकी होती है नॉर्थ अमेरिका, और ये आपकी होती है साउथ अमेरिका। अब देखो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर आपको एक प्लेस देखने को मिल रहा होगा, जो कि प्लेस का नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच। और यही मरियाना वो ट्रेंच है जहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी खाई जो आपको नज़र आती है, वो यहीं पर नज़र आएगी। तो आई होप अब ये सारे फैक्ट जो आपको पैसिफिक ओशन के बारे में होने चाहिए थे पता, अब वो आपको पता लग गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन के बारे में। देखो अटलांटिक ओशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि जो अटलांटिक ओशन है ना, इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। ये भी ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन कौन, पैसिफिक ओशन। बट सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन, तो आप बोलोगे अटलांटिक ओशन। अब ये अटलांटिक ओशन है किधर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अटलांटिक ओशन आपको नज़र आएगा बिल्कुल इसके बीच वाले हिस्से में, यानी कि जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, और ये इसका यूरोप है। तो इसके बीच में ये जो आपको ओशन नज़र आ रहा है, ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये ओशन कौन सी है, ये ओशन है आपकी अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसकी लोकेशन आपने देख ली, बिल्कुल देख ली सर। आगे बढ़ते हैं। 20% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई इट, यानी कि 20% जो अर्थ की सरफेस है ना, वो आपके अटलांटिक ओशन के द्वारा ही कवर्ड है। अभी आपको मैं वापस से रिलेट जो कर रहा हूँ वो याद करना, क्योंकि यहाँ पर रिलेट करके ही हम याद कर सकते हैं, तो मैं आपको रिलेट भी कराऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किससे घिरा हुआ है, वो पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। बट 20% का मतलब क्या हुआ कि 1/5, याद रखेंगे यहाँ पर कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो किससे घिरा हुआ है, वो किसके द्वारा कवर्ड है। तो आप बात करोगे, वर्ल्ड लिखना है ना, मैंने वर्ड लिख दिया, जस्ट वेट, ओके। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड, ये किससे घिरा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये घिरा हुआ है आपके किस चीज़ के साथ, तो उसी चीज़ का नाम है आपका अटलांटिक ओशन,
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस ओशन इज ऑन एवरेज 3,646 मीटर डीप। वहाँ पर कितना था, वहाँ पर नियर बाई अबाउट 4000 मतलब 4000 के ऊपर था ना, 4000 कुछ था, 4280 मीटर की डेप्थ थी। लेकिन यहाँ पर जो डेप्थ है वो कितनी आ गई है, आप देखेंगे तो 3646 मीटर की आ गई है। चलो, यहाँ वहाँ पर मरियाना ट्रेंच था, बट यहाँ पर इसकी जो डीपेस्ट ट्रेंच होती है जो आपकी अटलांटिक ओशन की, वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है जो आपकी नाम है यहाँ पर लिखा हुआ प्यूर्टो रिको ट्रेंच। याद रखेंगे, प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है ये आपकी अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी खाई है। पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पर ओशन के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि उनके कौन कौन से जो डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं उनके साथ उनको मैच करिए। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसिफिक ओशन का मरियाना ट्रेंच है, अटलांटिक ओशन का प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक है। और ये कितना गहरा है भैया, तो 8376 मीटर ये गहरा है, आर्कटिक ओशन में नज़र आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इज फाउंड इन द अटलांटिक ओशन। जो आप बात करते हो ना विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो हम बोलते हैं ग्रीनलैंड आइलैंड है। अब ये ग्रीनलैंड आइलैंड कौन है, यहाँ पर मैप में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रीनलैंड, यही है वो ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ग्रीनलैंड आइलैंड आप देखोगे किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे सर ये तो पार्ट ही है अटलांटिक ओशन का। तो वही चीज़ तो मैंने भी बोली कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीन आइलैंड किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। आपको एक फैक्ट बताऊं, या मज़ा आएगा आपको जान के कि जो ये ग्रीनलैंड है ना, ये पड़ता कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है। बट इसके ऊपर कब्जा किसका है, इसके ऊपर कब्जा है डेनमार्क का। ये कंट्री जो मैंने आपको मार्क करी है कौन सी कंट्री है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी है डेनमार्क कंट्री। और कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंट्री बोल रहा हूँ। तो ये डेनमार्क कंट्री क्या करती है, इसके ऊपर अपना पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बना करके रखी हुई है और इस तरीके से इस चीज़ को वो गवर्न करती है। तो ये चीज़ हमने सीखी इसके बारे में कि जो आपका ये अटलांटिक ओशन है ये क्या करता है, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है आपको वो यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बाद हमारा जो फैक्ट है वो कहता है कि अटलांटिक ओशन कंटेन द सारागासो सी द ओनली सी इन द वर्ल्ड विदाउट अ शोर। तो पूछ लिया जाएगा कि भैया कौन सी ऐसी सी है, कौन सा ऐसा समुंदर है जिसका कोई शोर यानी कि कोई किनारा ही नहीं है, तो वो कौन सा आपका है, तो आप बोलोगे ये आपका है सारागासो सी। सारागासो सी कहाँ पर पाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन के अंदर। अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप समझना इस चीज़ को। ये हमारा अटलांटिक ओशन है और इसी अटलांटिक ओशन के अंदर आपको सारागासो सी जो है वो देखने को मिलेगा। सारागासो सी जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है बट फिर भी ये समंदर है। तो अटलांटिक ओशन के बारे में आपने क्या जाना कि सेकेंड लार्जेस्ट ये आपकी ओशन है, 20% अर्थ सरफेस को कवर करती है। इसकी जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपकी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ग्रीनलैंड इसी का पार्ट है और सारागासो सी इसी के अंदर ही काउंट होता है, इसी के अंदर ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ओशन की, जो कि हमारा होता है सदर्न ओशन, यानी कि जिसको आप साउथ ओशन भी बोल सकते हो एक तरीके से। अब जो आपके सदर्न ओशन है ना, ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन है, जिसको रेफर किया जाता है इन द अंटार्कटिक ओशन। जो आपका अंटार्कटिक ओशन है ये क्या है भैया, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ये आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के अंदर ये जो आप पानी वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये पानी वाला हिस्सा, इस पानी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस पानी वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सदर्न ओशन। इस पानी वाले हिस्से को ही सदर्न ओशन बोलते हैं और ये सबसे सदर्न पार्ट होती है, ठीक है। इसको हम अटलांटिक ओशन अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टल ओशन। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट, मतलब दूसरी सबसे छोटी, फोर्थ लार्जेस्ट, चौथी सबसे बड़ी ओशन है आपके वर्ल्ड की। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि ये आपकी फोर्थ बिगेस्ट, याद रखेंगे फोर्थ बिगेस्ट, जस्ट वेट, सॉरी यार एक रॉन्ग कॉल आ गई थी, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, बट ठीक है। यहाँ पर हम वापस से आते हैं। आप देखेंगे कि ये फोर्थ आपकी बिगेस्ट क्या होती है, ओशन होती है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने, क्या पता कैसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट और फोर्थ बिगेस्ट क्या होती है, ये आपकी ओशन होती है।
अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन राउंड इट्स नदरन मोस्ट एंड लार्जेस्ट बॉर्डर। कहने का मतलब क्या है कि जो अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन है ना, ये इसके नॉर्थ के तरफ है, मतलब नॉर्थ में है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा ओशन मिलेगा, बोलोगे सर अटलांटिक ओशन मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन सा ओशन मिलेगा, आप बोलोगे पैसिफिक ओशन मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कौन सा ओशन मिलेगा, तो बोलोगे इंडियन ओशन मिलेगा। तो ये तीनों क्या हैं, इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं और वो लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करती हैं। बट होता क्या है कि ये तीनों के तीनों इसके नॉर्थ में आती हैं। ये इसके नॉर्थ में है, बोलोगे बिल्कुल है सर। सेम ऐसे ही जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन है आपका, ये भी नॉर्थ में है। और जो आपकी इंडियन ओशन है ये भी क्या है, आपके नॉर्थ में ही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता लगती है। अब एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, बिटवीन चाइल्ड्स केप हॉर्न, ठीक है, बिटवीन चाइल्ड्स केप हॉर्न इन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका साउथ सेटल्ड आइलैंड इज अ बॉडी वाटर नोन एज डार्केस्ट पैसेज। अब ये डार्केस्ट पैसेज क्या होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आई थिंक मैंने मैप ऐड तो करा था, नहीं करा है क्या मैंने मैप ऐड, चलो ठीक है, अगर मैप ऐड नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो चिली का केप ऑफ हॉर्न है ना, जो साउथ अमेरिका के अंदर है, साउथ अमेरिका का जो केप ऑफ हॉर्न है उसके अंदर, और अंटार्कटिका का जो आपका साउथ सेटल्ड आइलैंड है उसके अंदर एक वाटर बॉडी आती है। उस वाटर बॉडी को आप क्या बोलते हो, डार्क पैसेज बोलते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क पैसेज बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ अमेरिका का जो केप ऑफ हॉर्न है वो कौन होगा, तो वो कुछ यहाँ पर होगा। और इसका ये जो आपको देख रहे हो जो कि साउथ सेटल्ड आइलैंड है वो कौन सा होगा, बोलोगे ये वाला होगा। इसके बीच में एक वाटर बॉडी आपको नजर आ रही है, इस वाटर बॉडी को आप क्या बोलोगे, इस वाटर बॉडी को आप बोलोगे डार्क पैसेज। और इस वाटर बॉडी को हम डार्क पैसेज के नाम से भी जानते हैं। ये सेम चीज़ वही कह रही थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इट इज़ रिनाउंड फॉर द हैविंग सीवियर स्टॉर्म, मतलब ये जाना जाता है जो आपका डार्क पैसेज है। पूछ लेगा कि डार्क पैसेज क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीवियर स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब ये जो तूफान होते हैं ना, तूफान, खतरनाक वाले तूफान, उन तूफानों की वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और इसका नाम भी है, अच्छा खासा है, ठीक है। और यहाँ पर आप उस चीज़ को देख भी सकते हो, देखो यहाँ पर है वो चीज़, मैंने बोला था यहाँ पर मैं देख ही नहीं पाया, वो चीज़ देखो ऐड है यहाँ पर। ये जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया और इधर आपका अंटार्कटिका गया, जो साउथ वाला पोल हो गया, जो मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाया था, ठीक है। इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी आपको दिख रही है ना, वाटर बॉडी ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, डार्क पैसेज बोलते हैं। और यही वो डार्क पैसेज है जहाँ पर सीवियर स्टॉर्म आते हैं और सीवियर स्टॉर्म की वजह से ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जाना जाता है। सेम मैप में यहाँ पर भी मैंने ऐड किया हुआ है और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देख ही सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बताओ, मैंने इसी मैप को देखा ही नहीं, मैं पता नहीं क्या देख रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं आर्कटिक ओशन को। अब देखो आर्कटिक ओशन के बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो हमें पढ़नी है, वो कौन कौन सी होती हैं। आर्कटिक ओशन कहता है कि इट कंपैरिजन टू द अदर 4 ओशन द आर्कटिक ओशन इज द सैलोवर एंड स्मॉलर। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास होते हैं टोटल 5 ओशन। उन 5 ओशन में से जो आपके 4 ओशन है ना, 4 ओशन है, वो क्या है, ये सभी के सभी 4 ओशन इस आर्कटिक ओशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि ये 4 ओशन हमेशा बड़े हैं। किससे, तो हम बात करेंगे किससे भैया, आर्कटिक ओशन से। ये आर्कटिक ओशन सबसे छोटा और सबसे सैलोवर, सैलोवर का मतलब है कम गहरा होना, तो सबसे छोटा और सबसे कम गहरा होने वाला कोई अगर ओशन है तो वो आपका आर्कटिक ओशन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इट कवर रफली 1.3% ऑफ द वाटर सरफेस ऑफ द प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट का, पूरे पृथ्वी का 1.3% वाटर ही क्या करता है, ये अपने पास रखता है। ये इतना सैलोवर है और इतना छोटा आपका ओशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूरेशिया है और नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या करता है, इसको इन सर्कल कर, तो इस आर्कटिक सर्कल को क्या करता है, ये वाला जो यूरेशिया है ना, मतलब जो आपका यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है यूरोप प्लस एशिया, तो ये यूरेशिया होता है। तो यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका क्या करता है, इसको इन सर्कल करता है। आइए समझते हैं आखिर ये है कौन। देखो आपको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, बोलोगे बिल्कुल सर दिख रहा है। यहाँ पर आपको यूरोप दिख रहा है, ये कौन सी है, ये कंट्री आपको मैं बताता हूँ, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बोलोगे इसको हम बोलते हैं यूरोप, ठीक है, ये आपकी यूरोप है।
और ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट है, बताने की नीड है क्या, यही तो है एशिया हमारा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जहाँ मैंने लिखा हुआ है ये है आपका रशिया, ठीक है। तो ठीक है, रशिया है। अब आगे देखो, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला आप देख रहे हो, इसको नॉर्थ अमेरिका ने इनसर्कल करा हुआ है, एंड इसके साथ साथ जो आपका यूरोप है और एशिया जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, इन्होंने इसको क्या करा हुआ है, इन सर्कल करा हुआ है। इसके बाद आप देखोगे इन द विंटर यानी कि ठंडी के दिनों में जो आइस है ना वो फुल्ली कवर्ड कर लेती हैं। तो इसीलिए जब आप जाओगे ना, जब आप रशिया की तरफ जाते हो, नॉर्थ अमेरिका के इस वाले पार्ट में जाते हो, बेसिकली जब आप इस ग्रीन आइलैंड में जाते हो, यही सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो ग्रीन लैंड है ना, इसकी खास बात पता है क्या है, ये पूरे साल बर्फ़ से घिरी रहती है, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, पता है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, नाम है इसका ग्रीनलैंड, बट यहाँ पे आपको आइस देखने को मिलता है, बर्फ़ देखने को मिलता है, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में भी था, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई थी, पहली बार बारिश हुई थी, तो कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो ग्रीनलैंड पे बारिश हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है विंटर के अंदर आइस फुल्ली होता है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बारिश तो होती ही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड सी है, लेब्राडोर सी है, इसके अलावा जो आपका नॉर्वेजियन सी है, ये कनेक्ट करते हैं आर्कटिक ओशन को टू द पैसिफिक ओशन, वाइल द बेरिंग स्टेट कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये ग्रीनलैंड सी है, जो हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो लेब्राडोर सी है, जो आपका नॉर्वेजियन सी है, ये क्या करते हैं, आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करते हैं पैसिफिक ओशन के साथ। तो पूछ लेगा कि जो ग्रीनलैंड सी है, लेब्राडोर सी है, नॉर्वेजियन सी है, ये किसको कनेक्ट करते हैं, तो ये आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करते हैं पैसिफिक ओशन के साथ। जबकि जो आपका बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर था, ये वाला पोर्शन क्या था, बेरिंग स्ट्रेट था। ये क्या कर रहा था, आपके नॉर्थ अमेरिका को एशिया से जोड़ रहा था, या फिर नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग भी कर रहा था। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने का भी काम करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझेंगे जब हम और आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आर्कटिक सर्कल को, यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्रीनलैंड वाले पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे यूरोप को, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी और अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका ग्रीनलैंड है, जिसके ऊपर डेनमार्क का क्या है, कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द डीपेस्ट स्पॉट इन द आर्कटिक ओशन कौन सा है भैया, ये याद रखेंगे आप, मोले डीप। कौन सा है, तो जो आपकी मोले डीप है, या इसको मोले होल कहते हैं, ये आपकी क्या है, सबसे डीपेस्ट प्लेस है, सबसे डीपेस्ट स्पॉट है, जो कि आपको आर्कटिक सी के अंदर देखने को मिलेगी। तो आर्कटिक सी के अंदर आपको सबसे डीपेस्ट कौन से मिल रही है, तो आपको मोले होल देखने को मिल रही है, ये चीज़ आप बताएंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, और मैं चाहूँगा कि उस क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में देकर के जाए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपने ये सेशन कम्प्लीटली वॉच करा है और पूरा देखा है। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसी चीज़ के बारे में। यह आपका आर्कटिक ओशन है, जो ओशन हमने ऊपर देखा ना, उसी का एक इनलार्ज वर्जन है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये आपका ग्रीनलैंड है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर स्वीडन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर फिनलैंड दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रशिया वाला पार्ट है जो कि इसके साथ कवर रहता है, यहाँ पर भी पूरे साल बर्फ़ ही रहती है। ये अलास्का वाला रीजन है, यहाँ पर भी बर्फ़बारी रहती है। और सेम चीज़ जो कि मैंने आपको बताया था बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। ये कौन सा है, जो आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, ये क्या करती है आपको, ये जो है आपकी पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। तो ये चीज़ भी हमने क्या करी, इसी के साथ पढ़ ली कि ये आपका आर्कटिक सर्कल है, और इस चीज़ को आप आगे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वर्ल्ड के ओशन एंड सीज़ के बारे में। देखो वर्ल्ड के ओशन एंड सीज़ के बारे में जब आप देखोगे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ पर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, और ये साउथ में है तो साउथ पैसिफिक ओशन। ये है तो पैसिफिक ओशन ही, बट क्या करा, जिस तरीके से हमने ऊपर डिवाइड करा था ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी डिवाइड करा। एक मिनट रुकना, इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से कर दूँ। ये लो, मैंने इसको बहुत अच्छे से कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया,
बोलोगे सर ये तो नॉर्थ हो गया, नीचे वाला पार्ट आपका साउथ हो गया। तो जो साउथ की तरफ पैसिफिक ओशन है वो आपका साउथ पैसिफिक ओशन, जो नॉर्थ की तरफ आपका पैसिफिक ओशन है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गल्फ ऑफ गुवेना आपको नज़र आएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ गुवेना नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सारागासो सी नज़र आएगा। सारागासो सी किसका पार्ट है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन बोल सकते हो, इसका ये पार्ट है। सारागासो सी कैसी सी है, बॉर्डर विदाउट, मतलब ऐसी सी जिसका कोई बॉर्डर ही नहीं है, ठीक है, सी विदाउट बॉर्डर। यहाँ पर आपको और क्या मिलेगा, आपको साउथ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा। अच्छा ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देखो होता क्या है कि ये जो आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, एक मिनट यार क्या हो गया, क्यों भाई हट रहा है तो पीछे, रुक जा, चलो ठीक है। ये आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या करता है, जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका को यूरोप से अलग करने का ये काम करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बीच में जो आपको ये सी दिख रही है ना, बीच में जो सी दिख रही है ये कौन सी सी है, तो ये आपकी मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिलेगा, ये वाला सी डेड सी है। इसके अलावा इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ही आपको क्या मिलेगा, गल्फ ऑफ एडन भी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मैं पढ़ाऊँगा जब यहाँ पर मैं आऊँगा, ये जब मिडल ईस्ट में पढ़ाऊँगा। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बता देता हूँ आपको, इस वाले पार्ट को हम मिडल ईस्ट कहते हैं। तो जब हम इंडिया को पढ़ रहे होंगे, एशिया को पढ़ रहे होंगे, उसी में मिडिल ईस्ट को पढ़ेंगे, और इस मिडिल ईस्ट वाले पार्ट में हम इस सिनाई पेनिनसुला को, हर एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। जितना मेरे को अभी लग रहा है मैं उतना बता रहा हूँ, बट आगे भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे और समझेंगे। आगे यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ये आपका फिलीपीन सी है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, एंड ऐसे ही आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अटलांटिक ओशन एंड सी के बारे में। देखो अटलांटिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से इसके सी हैं, कौन कौन से अटलांटिक ओशन के पार्ट हैं, इनकी हम बात करते हैं। मैप बड़ा क्लियर है, जब आप बात करते हो अटलांटिक ओशन की तो उसमें सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले तो आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन में अर्जेंटीना सी। अब ये अर्जेंटीना सी किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो अर्जेंटीना के साथ करती है, अर्जेंटीना के अलावा उरुग्वे के साथ करती है, और अंटार्कटिका के साथ करती है। आइए इसको मैप में देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है कहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर ये क्या कर रही है, अपने बाउंड्री को शेयर कर रही है। सो अभी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और आप इसको पढ़ लेना। देखो इसमें है क्या ना, इसमें बेसिकली है यही कि जो सी है ना वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, किन कंट्रीज़ के साथ, किस लैंड के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाल्टिक सी पूछ लेगा किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ब्लैक सी पूछ लेगा। ये सब क्वेश्चन पूछे हैं आपके CDS की जब आप बात करते हो या फिर अलग एग्जाम्स की बात करते हो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया ताकि आप इसको याद कर पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, रशिया हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। बाल्टिक सी के साथ ये सब क्या करती हैं, आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। सेम ऐसे ही जब आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ आप देखोगे बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ये सभी चीज़ें किसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ब्लैक सी के साथ। तो अब ये सेम चीज़ें ना सब आपको पढ़ना है, जो भी समझाने वाला पार्ट था, दिखाने वाला पार्ट था, जहाँ तक मैं रिलेट करा सकता था इस पहले लेक्चर के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको रिलेट करवाई, पढ़ाई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है, पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF मैं वहाँ पर आपको भेज दूँगा, बिल्कुल इसी तरीके से HD फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड देन आप इन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे। सी हो गए, उसके इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगी। टेलीग्राम कौन सा है आप मेरे से पूछोगे, चलो मैं बता ही देता हूँ। टेलीग्राम का नाम है @Vista, ठीक है, @Vista, और इसके आगे आप लिख लेना 15660। आप इसको जब सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें लगभग 500 के ऊपर लोग हैं, और इस ग्रुप को आप ऐड कर सकते हो और वहाँ पर इस PDF को आप पढ़ सकते हो, PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्या कल से स्टार्ट किया जाए या फिर आने वाले किसी भी दिन, क्योंकि देखो वीक में आपको एक ही क्लास होनी है जो कि ये होगी। अब नेक्स्ट वीक ही आपके मैपिंग की क्लास होगी, तो उसके अंदर हम लेंगे नॉर्थ अमेरिका को। तो बताना आप तैयार हो मैपिंग की क्लास के लिए। इसके नीचे कम से कम
मेरे को नहीं तो 10 कमेंट तो आने ही चाहिए, उसके बाद ही मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये सारे फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें लगाने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी कंटेंट बनाने में भी टाइम जाता है। तो आई होप कि अभी आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जैसी भी लगी हो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको नए सीरीज़ के अंदर जो नई चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता रहूँ। बाकी मैंने इंग्लिश के एडिटोरियल की वोकैबुलरी डाल दी थी, वो भी चीज़ आप जा कर के देख सकते हैं और वहाँ से वो जो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।